हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ज्ञानगंज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए कितने स्तंभ की आवश्यकता होती है। तो लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए 4 स्तंभ की आवश्यकता होती है, जो हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। वो 4 स्तंभ कौन कौन सी है? पहला है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका और चौथा पत्रकारिता। ये चारों स्तंभ मिलकर हमारे लोकतंत्र को बनाए रखते हैं और अच्छे तरीके से चलाते हैं। तो आते हैं, विधायिका क्या होता है? व्हाट इज लेजिस्लेटिव? लेजिस्लेटिव इज द इंस्टीट्यूट दैट मेक्स द लॉ फॉर आवर कंट्री। फॉर अ स्टेट इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव। विधायिका एक संस्था होती है। क्या लिखा है? विधायिका एक संस्था होती है जो देश के लिए या राज्य के लिए कानून बनाने का कार्य करती है। उसे हम विधायिका कहते हैं। इन सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि विधायिका मतलब ही होता है कानून बनाना। विधायिका कितने जगहों पे होती है? तो ध्यान देंगे, हमारे इंडिया में विधायिका मात्र 2 जगहों पे बनती है। पहला संसद भवन में, यानी संसद में। दूसरा विधानसभा में। संसद को हम पार्लियामेंट कहते हैं और विधानसभा को लेजिस्लेचर कहते हैं। तो हम इसके पहले वाले वीडियो में संसद पढ़ चुके हैं। पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ आवर कंट्री वेयर ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स हु हैव बीन इलेक्टेड बाय द पीपल sit together, make law and take important decision on the important issues of our country। अब ये बात है कि संसद के 3 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो संसद के निम्न सदन लोकसभा में बैठते एमपी। एमपी बोले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी ये संसद के एक सदस्य होते हैं। संसद के निम्न सदन लोकसभा में एमपी बैठते हैं और एमपीओ के सीटों की संख्या होती है 543। तो डियर स्टूडेंट्स, अब समझ गए कि विधायिका क्या होती है। विधायिका मतलब होता है कानून बनाना। कानून 2 जगहों पर बनाए जाते हैं। सबसे पहला संसद में, दूसरा विधानसभा में। अब संसद में 3 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और संसद के लोकसभा में बैठते हैं एमपी, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनके सदस्यों के संख्या होता है 543। अब एक और मन में प्रश्न आता है कि 543 जो सदस्य हैं, यही सदस्य मेजॉरिटी के अनुसार पीएम बनाते हैं। अब पीएम कैसे बनते हैं, एक बार प्रकाश डालते इधर। एक्चुअली हमारे इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 6 से 8 ऐसे संगठन हैं, पार्टियां हैं, जो हर इलेक्शन में चुनाव लड़ती है और देश को चलाती है। जैसे सबसे पहले पार्टी की बात करें तो कांग्रेस। कांग्रेस का फुल फॉर्म होता है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक्चुअली इसका स्थापना 1828 के आसपास में हो चुका था, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, तो चुनाव हुआ और उस इलेक्शन में हमारे फ्री इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को इलेक्ट किए गए हमारे जनता के द्वारा। प्रधानमंत्री चुनने के बाद गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को इलेक्ट किए गए, चुने गए। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो शासनकाल रहा गृह मंत्री के रूप में, वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। लगभग 1950 से पहले इनका निधन हो गया। तो कह सकते हैं कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल और फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का शासनकाल लगभग 15 साल तक चला। 15 साल के बाद 1964 से पहले इनका मृत्यु हो गई। किनका? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। फिर इलेक्शन हुआ और कांग्रेस की ही पार्टी, जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री, ये प्रधानमंत्री बने। कब बने? 1964 में, यानी 1964 से पहले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का मृत्यु हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या समझे अभी कि 1964 में कांग्रेस के ही एक उम्मीदवार, जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री, ये प्रधानमंत्री के रूप में जीते और फिर हमारे देश को अच्छे तरीके से चलाएं। इस तरह से
हमारे देश में इन लोगों का शासन, जैसे कांग्रेस का शासन चलता रहा, फिर एक समय आता है 1980। कब आता है? 1980। 1980 में एक पार्टी बनती है जिनका नाम है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जिसका संस्थापक है अटल बिहारी वाजपेयी। निसंदेह हम कह सकते हैं कि अटल जी उस समय के राजनेताओं में से बहुत ही विद्वान, नॉलेजेबल इंसान थे और हमारे देश को काफ़ी अच्छे तरीके से चलाने की कार्य किए, बहुत अच्छे तरीके से चलाएं। अब जब वो प्रधानमंत्री बने 1980 के आसपास में, तो उनके साथ एक सहायक काम करते थे उस समय, जिनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एक्चुअली में उस समय ये जो व्यक्ति है उनसे, अटल जी से राजनीतिक सीख रहे थे और उनको चाय पिलाते थे या उनको सहायक रूप में काम करते थे। लेकिन अटल जी के बारे में हम कभी बात कर लेंगे। अब अटल जी को क्या पता था कि जो इंसान हमारे साथ राजनीतिक सीख रहा है, वही हमारे नहीं रहने के बाद 2014 से लेकर 2025 तक हमारे देश को कर्ज में डुबा देगा और हमारे देश के बहुमूल्य और बड़ी-बड़ी इमारतों को बेच देगा। एक्चुअली में नरेंद्र मोदी से हमें कोई पर्सनल इस तरह का कुछ नहीं है। बस हम ये कह रहे हैं कि 31 मार्च 2025 के गणना के अनुसार हमारे देश में 181,64,000 करोड़ का कर्ज है और जीडीपी का जो रेंज है वो लगभग बहुत ज़्यादा घट गया है। 3 बार के शासनकाल में नरेंद्र मोदी जी अभी तक हमारे देश को कर्जे से नहीं उभार पाए, इसीलिए ये बात कहना पड़ रहा है। उस समय 1980 में अटल जी के साथ नरेंद्र जी सहायक रूप में काम किया करते थे और सीखते थे। आपको यकीन नहीं है तो ये देख लीजिए क्लिप छोटा सा। ये शब्द काफी सार्थक है, देख लिए। तो अभी इतना हमारे देश में कर्जा है, कितना? 181,64,000 करोड़ का कर्जा है। तो इस तरह से हमारे यहाँ राजनेता राज करते हैं, कांग्रेस की, बीजेपी की, फिर बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, फिर एएसपी आजाद समाज पार्टी। आजाद समाज पार्टी का संस्थापक है चंद्रशेखर आवर, जो 2020 के आसपास में इस पार्टी का स्थापना किए और एक उभरते नेताओं में से एक हैं। अब ये कहने वाली ये है कि अभी जितने सारे ये जो पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, एसपी, ये सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को 543 एमपी के सीटों पे चुनाव लड़वाएंगी। फिर से समझिए, ये जितने भी हमारे यहाँ नेशनल पार्टियां हैं, जब इलेक्शन आएंगे तो ये सभी पार्टियां एमपी के 543 सीटों पे हर क्षेत्र से अपने अपने सांसद को यानी एमपी को चुनाव लड़वाएगी और जिस पार्टी के पास ज्यादा संख्या में मेजोरिटी होगा उसी पार्टी का सरकार बनेगी। मान लीजिए कि 5 से 43 सीट है, कांग्रेस भी अपना 5 से 43 उम्मीदवार उठाएगी, बीजेपी भी 5 से 43 उम्मीदवार उठाएगी, बीएसपी भी 5 से 43 उम्मीदवार उठाएगी और एएसपी आजाद समाज पार्टी भी 5 से 43 उम्मीदवार उठाएंगे। तो जिन पार्टी के पास ज़्यादा मेजोरिटी में, ज़्यादा बहुमत में सांसद होंगे, उन्हीं का सरकार बनेगी। ठीक है, पीएम कैसे बनते अब समझ गए? हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अभी हम लोग क्या पढ़ चुके? विधायिका पढ़ लिए, संसद पढ़ लिए। अब विधायिका जो है संसद में होती है, विधानसभा में होती है। तो विधानसभा को हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।